नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। असम के दरांग जिले में कल अवैध कब्जा खाली कराने गई पुलिस पर हमला हुआ। हमला होने के बाद पुलिस को बचाव में लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर फायरिंग करनी पड़ी। गोली चली, गोली में चलने में 2 लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो जो तस्वीर मन में उभरती है वो ये कि गरीब आदमी झोपड़ी बनाकर रह रहा था, पुलिस वाले जबरन हटाने गए और ज्यादती की उनके साथ, उनका घर छीन रहे हैं और ऊपर से गोली चला दी, 2 लोगों को मार भी दिया। लेकिन ये मामला इतना सामान्य, इतना सिंपल नहीं। वजह उसकी ये है कि ये इलाका जो है लगभग 7,000 बीघा सरकारी जमीन जो है उस पर कब्जा है। किसका कब्जा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है। जो बांग्ला भाषा बोलते हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो कब्जा उनको कैसे हो जाएगा? उनका कब्जा कोई तो होगा जो कराता होगा। तो कौन उनको बसाता है, कौन उनको कब्जा कराता है? तो जाहिर है जिसको फायदा होता होगा। फायदा किसको होता है? जिसको वोट मिलता है। वोट किसको मिलता है? तो AIUDF है। एक समय कांग्रेस भी थी। कांग्रेस और AIUDF ऐसे घुसपैठियों को बसाने, उनका राशन कार्ड बनवाने, उनका चुनाव पहचान पत्र बनवाने और वोटर बनवाने का काम करती है, जिससे ये उनके कैप्टिव वोटर रहे कि अगर हमारे साथ रहोगे, हमको वोट दोगे तो बने रहोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब 2017 में असम विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि देश भर में कुल लगभग 49 लाख बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। और उसको सामान्य रूप से समझने के लिए बताया गया कि समझ लीजिए, 2 गोवा की जितनी ज़मीन है उसको दुगना कर दिया जाए तो उतनी ज़मीन पर अवैध कब्जा है। ये पिछले 70 सालों में हुआ है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। असम सरकार ने 2016 में एक कमेटी बनाई। HS ब्रह्मा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी इस बात के लिए कि वो कानून में ऐसे संशोधन सुझाएं जिससे स्थानीय लोगों की ज़मीन की, उनके मालिकाना हक की रक्षा की जा सके। क्या परिवर्तन हो सकता है? उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि रोज़ अवैध कब्जा हो रहा है। और अवैध कब्जा कैसे हो रहा है? जो अवैध कब्जा करने आते हैं उनके पास हथियार होते हैं, उनके पास बिल्डिंग मटेरियल होता है, वो कब्जा करते हैं, निर्माण शुरू कर देते हैं और लोगों को बसाते हैं। असम में जो अभी चुनाव हुआ 2021 का, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन प्लान था वो था राष्ट्रवाद। जो पार्टी ने जो है विकास के काम किए, तमाम लंबी फहरिस्त थी, तमाम स्पीकर गिनाते थे, लेकिन पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो इस बात पर जोर देते थे कि ये चुनाव जो है ये राष्ट्रवाद का है। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो अपने कई भाषणों में ये भी कहा कि असम को इस बारे में सोचना, इस तरह की बात करना बंद कर देना चाहिए कि ये हमारी अस्मिता का सवाल है और यहाँ कोई और नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोग बाहरी हैं और जो बाहर से आए बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो यहाँ के हैं, ये कैसे चलेगा? तो अगर असम के लोगों को अधिकार है कि देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में जाकर बसने का, तो बाहर के लोगों को भी ये अधिकार है कि असम में आकर वो बस सकते हैं। लेकिन ये वो मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी ज़मीन पर कब्जा सुनियोजित ढंग से कराया जा रहा था। तो असम में मुद्दा जो है लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, उनकी पहचान का है, उनको पहचानने, अलग करने, उनको डिपोर्ट करने का, डिसएनफ्रेंचाइज करने का, यानी कि उनका वोट का अधिकार ख़त्म करने का। ये सब मुद्दा तो लंबे समय से आ रहा है। असम आंदोलन इसी पर हुआ, हज़ारों लोगों की जान गई। असम अकॉर्ड हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसके बाद NRC हुई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन सरकार के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से सीमा पर जो बाड़ लगाई गई,
कटीले तार लगाए गए, उन सब की वजह से घुसपैठ तो काफ़ी कम हो गई। लेकिन जो आ गए हैं उनका क्या हो? तो उनको पहली चोट जो है वो जिस आधार पर खड़े हैं उस पर होनी चाहिए। ये सुनने में बहुत अच्छी बात नहीं लग सकती है, लेकिन कोई भी देश, देखिए असम के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बाहर के लोग आके हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। किसी दूसरे प्रदेश से कोई आए, वैध तरीके से आए, कानूनी तरीके से आए, ज़मीन खरीदे, मकान बनाए, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन बाहर से लोगों को लाकर अवैध तरीके से पहले घुसाया जाए और फिर ज़मीन पर कब्जा कराया जाए। इसमें 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन वन विभाग की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सरकार ये ज़मीन खाली करा रही है। ये भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र में वादा था कि हम खाली कराएंगे। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर जो बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर भाई 5 साल सरकार चलाई सर्बानंद सोनोवाल ने, अच्छी सरकार चलाई, उसको फिर से मैंडेट मिला, उसके बाद उनको क्यों हटा दिया गया? उनको हटा दिया गया इसलिए नहीं कि उन्होंने खराब काम किया, इसलिए कि जो अपेक्षा है वो काम नहीं हो रहा था, और जिस स्पीड से, जिस तरह से होना चाहिए था, नहीं हो रहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देखिए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, परिस्थिति बदलने की, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है हेमंत बिस्वा शर्मा की। आप याद कीजिए कि 2014 से पहले तक मणिपुर, वहाँ पर हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पर आप सुनते थे कि ब्लॉकेट की घोषणा हो गई है, न कुछ अंदर से बाहर जाएगा, न बाहर से अंदर आएगा, कर्फ्यू लग गया है। तमाम तरह की हिंसा की खबरें और लूटपाट की खबरें आती थीं। अब पिछले 5, 6, 7 साल से ब्लॉकेट की बात लगता है कि कभी जैसे ये सुनी ही ना हो मणिपुर में। तो ये शांति ऐसे ही नहीं आ गई है, इसके लिए बड़ी प्लानिंग हुई है, बड़ा प्रयास हुआ है। सुरक्षा बलों की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, डेवलपमेंट के काम जिस तरीके से, जितनी तेजी से और जितने बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट में पिछले 7 साल में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 25, 30, 35 साल में भी हुआ होगा अपना। तो असम की बात कर रहे थे हम। तो देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी 2021 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीती है। असम जैसे राज्य में, जो मुस्लिम बहुल राज्य है, वहाँ बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना ये कोई मामूली बात नहीं है। उस असम के साथ ही जो है पश्चिम बंगाल के भी चुनाव थे। बीजेपी को जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले उसकी सीटें बहुत कम आई, इसलिए वो खबर बड़ी बन गई। ममता बनर्जी की भारी जीत बड़ी खबर बनी, उसमें असम की जीत दब गई। लेकिन असम में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वो नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, राष्ट्रीय अखंडता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहिए भाजपा का सौभाग्य कहिए या हेमंत बिस्वा शर्मा का सौभाग्य कहिए या दोनों का, कि भाजपा को अगर राहुल गांधी ने अपमानित करके हेमंत बिस्वा शर्मा को निकलने पर मजबूर न किया होता कांग्रेस से, तो आज भाजपा के पास हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं होते। कांग्रेस से आने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, और अपने सफल मुख्यमंत्री को हटाकर बनाया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कितना भरोसा करता है, उनकी क्षमता पर कितना भरोसा है। और ये काम इस तरह से रुकने वाला नहीं है जो उन्होंने शुरू किया है। आप देखिए, शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरह से सरकारी मदरसे सारे बंद करा दिए। तो आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए तो आपको लगेगा कि ये, अगर उनकी बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि न पता हो तो शायद आपको लगेगा कि ये खाटी संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, उसके नेता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन विचारधारा के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, ये इस बात का भी एक प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं का चुनाव करती है, बाहर से आने वाले जो हैं, उनमें एक बात जरूर देखी जाती है कि विचारधारा के प्रति उनका आग्रह कितना है, उनकी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा का
कितना हिस्सा है। और वो हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति में बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। वो आउट एंड आउट जिसको कहते हैं नेशनलिस्ट राजनेता है। देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता के बारे में कोई समझौता करने वाला उनका रुख कभी दिखाई नहीं दिया। तो ये जो घटना हुई है, ये हुई नहीं है, करवाई गई है। और इस घटना से 4 या 5 मिनट पहले का एक वीडियो है उस गांव का, जहां लोग लाठी और जो धारदार हथियार होते हैं वो सब लेकर तैयारी कर रहे हैं हमले की। 10,000 लोग एक गांव में आ जाएं पुलिस पर हमला करने, ये स्वाभाविक बात नहीं हो सकती है। जबकि उससे पहले 4,000 बीघे का अतिक्रमण पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से खाली करा चुकी थी पिछले कुछ दिनों में। फिर इस घटना का, फिर इस मामले का जो है होना, ये बताता है कि कुछ लोगों की राजनीति को खतरा नजर आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व अब खतरे में है। उसको बचाने के लिए कि इस तरह की घटना होगी, हिंसा होगी, पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा, तो इसकी आलोचना होगी और सरकार डर जाएगी और अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन ये सरकार न केंद्र की और न इस समय जो राज्य की सरकार है वो कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। घुसपैठियों को बाहर निकालने, मेरा मानना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इससे बड़ा अभियान कोई नहीं हो सकता कि उनके, देखिए उनको एक बात ये समझ में अब आने लगेगी, आनी चाहिए कि अब उनके जो आका थे उनको बचा नहीं सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जान पे कोई खतरा है, लेकिन वो जिस तरह से चल रहा था उस तरह से नहीं चलने वाला है। सब चलता है वाला एटीट्यूड अब वो खत्म हो गया है। तो असम में जो कुछ हो रहा है उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा, त्रिपुरा उसी में आता है, और उसका कुछ ना कुछ असर तो पश्चिम बंगाल में भी आएगा। आप ये देखते रहिए कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी अहम भूमिका होगी। चुनाव प्रचार की बात कर रहा हूँ, वहाँ बड़ी अहम भूमिका होगी, क्योंकि वो जो असम में कर रहे हैं उसका असर निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। और पूरी ये जो घुसपैठ की समस्या है उसको सुलझाने की दिशा में एक नया प्रयास, एक नया तरीका, ये अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन से खाली कराना कितना मुश्किल होता है ये दिल्ली पुलिस से पूछ लीजिए, या किसी भी राज्य की पुलिस से पूछ लीजिए। शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी अवैध कब्जा करके बनाए जाते हैं उनको खाली कराना कितना मुश्किल होता है। इतने बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाना, ये इसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल के साथ साथ एक विजन चाहिए कि लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है देश की सुरक्षा, लक्ष्य है सीमा की सुरक्षा, लक्ष्य है देश की अखंडता। जब स्थानीय लोगों को लगेगा कि उनकी ज़मीन कब्जे से, अवैध कब्जे से मुक्त हो रही है, क्योंकि ये हथियार लेकर आते हैं, उसका स्थानीय लोग मुकाबला नहीं कर पाते, तो मारे भी जाते हैं और ज़मीन भी जाती है, तो उनको ये एहसास होगा। और सरकार ने ये भी घोषणा की है कि ये जो ज़मीन खाली कराई जा रही है अवैध कब्जे से, इसके बाद जो गरीब भूमिहीन हैं और जिनके पास रहने का घर नहीं है, उनको ज़मीन का एक टुकड़ा, उनको एक हिस्सा दिया जाएगा इसमें से। तो सरकार उन लोगों को देगी जो वहाँ के वैध नागरिक हैं, जो कानूनी रूप से वहाँ के बाशिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो असमिया हैं। तो असमिया अस्मिता की रक्षा इस तरह से की जाएगी, ना कि इस तरह से कि भारत के किसी और प्रदेश से आने वाले को वहाँ से भगा दिया जाए, वहाँ बाहरी कहा जाए और उनके खिलाफ अभियान चले, आंदोलन चले। लेकिन इस पर आप देखिए चुप्पी, मुख्य राजनीतिक दलों की चुप्पी, उन लोगों की चुप्पी जो देश की बात करते हैं, जो है असमिया अस्मिता की बात करते हैं, जो आदिवासियों के हक की बात करते हैं। इसमें काफ़ी ज़मीन जो है आदिवासियों की है, काफ़ी ज़मीन जो है मंदिरों की है जिस पर कब्जा किया गया है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होती है और कोई कुछ नहीं बोलता है।
यहाँ 2 लोग फायरिंग में मारे गए हैं, पुलिस ने आत्मरक्षा में बचाव किया है। बाहर से लाए लोगों से पुलिस पर हमला करवाया गया है, उस पर हल्ला मचा हुआ है। शर्जील इमाम का नाम आपको याद होगा, सीए के आंदोलन वाला, मुकदमा चल रहा है उस पर। उसने जो है अपील की है कि असम भवन घेरो। तो देखिए ये कौन सी ताकतें हैं जो देश के खिलाफ है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। वही ताकतें इस अभियान का विरोध करेंगी। और ये अच्छी बात है कि असम सरकार इस मामले पर डरी नहीं, झुकी नहीं। तो ये जो अभियान चल रहा है ये अभी और तेजी से चलने वाला है। ये डर कर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये दशकों से हो रहा था और सब लोग चुपचाप देख रहे थे, कोई आवाज नहीं उठा रहा था। जो आंदोलन कर रहे थे, असमिया अस्मिता की बात कर रहे थे, आदिवासियों के हक की बात कर रहे थे, वो भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो इस नासूर को खत्म करने के लिए कृतसंकल्प है। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि अभी असम से आने वाले दिनों में ऐसी हो सकता है खबरें और सुनने को मिले। ऐसी खबरें मतलब विरोध की, इस अभियान के विरोध की। उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये जो भी काम हो रहा है ये देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हो रहा है। अगर सीमावर्ती राज्य सुरक्षित नहीं रहेंगे, वहाँ घुसपैठिए रहेंगे, वहाँ ऐसे लोग रहेंगे जिनको इस देश से कोई प्रेम नहीं है, इस देश से कोई लगाव नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका देश खतरे में आता है। तो इसलिए असम में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, करने वाले की हिम्मत भी होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसको इस नज़र से देखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और हाँ, कल रविवार है, रविवार विशेष का दिन है। इस बार के रविवार विशेष में यादव राजनीति पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार मंडल आंदोलन से उपजे 2 बड़े नेता, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, दोनों रिटायर हो गए। दोनों के बेटे राजनीति में हैं, सत्ता में भी आ चुके हैं। तो यादवों की गद्दी पर कौन बैठेगा, अखिलेश यादव या तेजस्वी? किसमें है ज्यादा दम? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे रविवार को दोपहर 12 बजे। देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।